राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में तमाम लोगों को आने के लिए रोकने की कोशिश की गई है। ऐसी बातें आज आप में से कुछ लोगों के द्वारा यहाँ कही गई है। ये इस बात का सबूत है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अभी हमने चोहटन में कुछ किया नहीं है, फिर भी डर रहे हैं। अभी कुछ किया नहीं है, फिर भी डर रहे हैं। जो लोग डर रहे हैं वो लोग यहाँ हमारी बातें सुनने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कोई हथियार लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उन लोगों को कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना इस तरह की कोई बात कह रहा हूँ, ना सारे देश भर में इस तरह की कोई बात करता हूँ। इसके बावजूद भी वो लोग हमारे कार्यक्रम में आने के लिए इतने ज़्यादा कार्यक्रम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं। तो जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अपना मरण जो शुक्रवार को होने वाला था वो सोमवार तक टाल रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। जो शुक्रवार को मरने वाले हैं वो मंगलवार को मरेंगे, इतना ही फर्क होगा और ज़्यादा फर्क नहीं होगा। उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अब ये जो आंदोलन है, जब मेरी उम्र 18 साल कुछ महीने की थी, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में लगा, तो आप में से बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये जानकारी है कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब 18 साल की उम्र होने के बाद कानूनन उसको नौकरी मिलती है। तो 18 साल के बाद जब मुझे नौकरी मिली तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आया। आने के बाद में जो सेक्शन सुपरवाइजर था, उसने एक सीनियर आदमी को मुझे जिम्मेदारी दिया कि इनको आप 6 महीने का ट्रेनिंग दो। वो 6 महीने का ट्रेनिंग देने के लिए सेक्शन सुपरवाइजर ने एक सीनियर आदमी को जिम्मेदारी लगाया। वो जो जिम्मेदारी जिसको लगाया वो मुझे ट्रेनिंग देता था 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में, और 6 बजे होने के बाद वो वहां से मुझे बामसेप में लेके जाता था दूसरा ट्रेनिंग देने। मतलब मेरा दो ट्रेनिंग होता। मेरे को गवर्नमेंट का ट्रेनिंग 6 बजे तक होता था और 6 बजे के बाद में बामसेप का ट्रेनिंग शुरू होता था। तो मैं जैसे ही नौकरी में आया तो अधिकृत रूप से मैं बामसेप संगठन में ज्वाइन हो गया। वैसे मैं LLB में पढ़ रहा था लॉ में, तो काशीराम जी को हमारे सीनियर लोगों ने बुलाया था
तो हम लोग वहीं पर यहाँ पर पहले ही मामसेप के संपर्क में आए थे हमारे सीनियर लोगों के द्वारा। तो इस तरह से मामसेप संगठन में हमारा संपर्क हुआ। तो आज मेरी उम्र 67 है। 18 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। अभी 67 मेरी उम्र है। तो 49 साल से मैं ये काम लगभग 48-49 साल से कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा यहाँ कि मैं 40 साल से कर रहा हूं, तो मुझे लगा थोड़ा आंकड़ा गलत हो रहा है, तो थोड़ा सुधार कर दूं। गलत आंकड़ा जाना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं। इतने लंबे समय से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब मुझे इस संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट 2000 साल में बनाया गया, तो 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिप संगठन था। 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिप संगठन था। 2000 में वामसिप का मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। अब 2024 चल रहा है, तो इतना साल हो गया। इतने साल से मैं लगभग नेशनल प्रेसिडेंट हूं, और इतने साल में ये संगठन 32 राज्यों में और 625 जिलों में देश भर में अभी हम लोग फैलाने में कामयाब हुए। तो ये बहुत बड़ा संगठन हम लोग सारे देश भर में फैला चुके हैं। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि हो सकता है कि जो आपका जिला है, चौटन तो मुझे नहीं लगता जिला है, ये बाड़मेर जिला है, चौटन शायद तहसील हो सकती है। हाँ, तो ये सारे देश भर में ये संगठन, ये आंदोलन फैल गया है। और अब ये संगठन 1.5 लाख गांवों तक फैल गया है। 6.5 लाख गांव है, तो ज्यादा से ज्यादा 2030 तक ये आंदोलन 6 लाख गांवों में फैल जाएगा। अभी आपके बाड़मेर में, आपके तहसील में मैं आया हूं, तो मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में इस विचारधारा का, इस आंदोलन का, इस संगठन का गांव-गांव में फैलाव करने की जिम्मेदारी आपकी है। देश भर में मैं देख रहा हूं, आपको बाड़मेर जिला देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं सारा देश देखो, वो मैं देख रहा हूं। आपको केवल बाड़मेर जिला देखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूं। आप अगर बाड़मेर जिला देख लेते हैं, तो सारे देश भर में ये संगठन, ये विशाल आंदोलन हम लोग फैला चुके हैं। और इस वजह से इस आंदोलन को रोकने के लिए कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन और 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत बार रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश करने के बाद ही हमने ये आंदोलन 32 राज्यों में फैलाया। जब मुझे कोई रोक लगाने की कोशिश करता है, तो मुझे बहुत जिद चढ़ती है। मैं जिद्दी किस्म का आदमी हूं। मेरी उम्र 67 है, तो मेरे से कम उम्र के आदमी भी कहते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए, अब क्या करें। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने कहा भाई कैसे हो गए,
कहा कि सरकार ने हमको कहा कि आप 58 साल के हो गए हैं, तो अब आप अब आप 58 साल के हो गए हैं, तो आप हमको सरकार ने रिटायर्ड कर दिया। और जब हम घर में आए तो घर वाले कहते हैं कि अब आप टायर्ड भी हो गए, आराम करो। तो रिटायर्ड भी हो गए और टायर्ड भी हो गए। आप 67 साल के हो गए हैं और आपका डेली का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को मालूम होगा मैं कहां से आया। बॉम्बे से आया हूं, बॉम्बे से जैतपुर आया हूं, जोधपुर से फिर गाड़ी पकड़कर एयरपोर्ट से फिर यहां आया हूं। कल दिल्ली में कार्यक्रम है, फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम है, डेली कार्यक्रम है, एक दिन का नहीं, डेली का कार्यक्रम है। और इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने दो, उनको रोकने की कोशिश करने दो। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन और 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा। और जब ये आंदोलन, अभी तो हम लोगों ने सड़कों पर उतरने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, लाखों लोगों को हमने ईवीएम मशीन के विरोध में लड़ने के लिए जंतर मंतर पर मोर्चा निकाला। 22 तारीख को दिल्ली में, जो दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार उनको दिल्ली में आने से रोक रहे हैं। दिल्ली में घुसने के जितने रास्ते थे, किसानों को तो सरकार ने, मोदी ने घुसने नहीं दिया। हम दिल्ली में घुसने के जितने रास्ते थे, सारे रास्तों से लोगों को घुसाए। कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं आप लोगों। और सरकार हमें घुसने से नहीं रोक पाई। तो इसलिए साथियों, अभी ये सारे देश भर में आंदोलन फैल रहा है और जिन लोगों के विरोध में हम ये आंदोलन चला रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस देश में जब विदेशी लोग भारत में आए, भारत में जब विदेशी लोग भारत में आए, तो विदेशी लोगों ने यहाँ के जो मूल निवासी नाग लोग थे उनको साथ में लेकर ब्राह्मणों ने, जो विदेशी थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। जब वो विदेश से आए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाने का प्रयास किया और हमारे लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। तो प्राचीन भारत में जो नाग लोग थे, उन नाग लोगों के समर्थन से उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाने की कोशिश की। तो ब्राह्मणों ने नाग लोगों को, जिनमें से उन्होंने क्षत्रिय बनाए, सबसे ऊपर रखे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये जानकारी है। ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई तो सबसे पहले क्षत्रियों को ऊपर रखा, जो यहाँ के मूल निवासी थे, नाग लोग थे। ये नाग लोगों में से क्षत्रिय बनाए। हमारे पास इसके रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट्स है कि जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, ये नाग लोगों से बनाए और नाग लोगों के द्वारा बनाने के लिए उन्होंने वर्ण सिस्टम में सबसे ऊपर रखा। जो रजवाड़े थे उनको उन्होंने ऊपर रखा, सबसे ऊपर रखा। वर्ण सिस्टम को मान्यता लेने के लिए सबसे ऊपर रखा और ब्राह्मणों ने अपने को 2 नंबर पर रखा। बहुत खास बात आप लोगों को, राजस्थान के लोगों को बता रहा हूं। राजस्थान के जो SC ST OBC के लोग हैं,
उन लोगों को बहुत खास बात बता रहा हूं कि जो यहाँ राजस्थान में क्षत्रिय लोग हैं, ये मूल रूप से नाग लोग हैं, और नाग लोगों से इन लोगों ने वर्णा सिस्टम बनाया, तो उनकी मान्यता हासिल करने के लिए सबसे ऊपर रखा क्षत्रियों को। और फिर सारे देश भर में जो रजवाड़े थे उनको डिवाइड करके उनको डिवाइड किया, और वर्णा सिस्टम में डिवाइड किया क्षत्रिय, फिर उसके नीचे ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे वैश्य, और वैश्य के नीचे शूद्र। ये जितने सारे शूद्र है, ये सारे के सारे शूद्र जो है आज के तारीख में ओबीसी के लोग हैं। ये भी राजस्थान के लोगों को मालूम नहीं होगा कि जो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने जो शूद्र वर्ण के लोग बनाए हैं, वो सारे के सारे ओबीसी है। अगर आप मनुस्मृति पढ़ लो तो शूद्र वर्ण के लोगों को अधिकार वंचित किया, शूद्र वर्ण के लोगों को अधिकार वंचित किया, और इस वजह से ये लोग बुद्ध के धर्म में रूपांतरित हो गए। और जब ये बदल गए तो उसके बाद ब्राह्मणों ने बुद्ध का आखिरी जो सम्राट था, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मणों के द्वारा की गई। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था, उसने सम्राट बृहदत्त मौर्य, ये जो तुम्हारे राजस्थान के जो राजपूत है, इनका सारा संबंध मौर्य से। ठीक से इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जिनको इतिहास मालूम नहीं, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो ले ले। तो जो मौर्य, अशोका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये मौर्य खानदान का आदमी था, और उसका राज अफगानिस्तान के वहां तक था, या नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, वहां जो यूरोप के देश है वहां तक उसकी बॉर्डर लगी हुई थी। तो इन लोगों का जो मौर्य राज था, वो मौर्य राज के ही लोग हैं, राजस्थान के जो क्षत्रिय हैं, या सारे देश भर में जो क्षत्रिय है, और ये सारे नाग लोग हैं। और नाग लोग जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग थे, उसको विभाजित करने के लिए ही ब्राह्मणों ने नागों की 6247 जाति के टुकड़े बनाए। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के, ये तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि अंग्रेजों का जो राज है वो डिवाइड एंड रूल है, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों का पॉलिसी नहीं है, ये ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों से अंग्रेजों ने सीखा, अंग्रेजों के गुरु ब्राह्मण है। बांटो और राज करो, ये सिद्धांत अंग्रेजों के आने के पहले ये ब्राह्मणों का था। उन्होंने पहले वर्णा में लोगों को विभाजित किया, फिर उनको जातियों में बांटा, और जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो ब्राह्मणों की बात मानने के लिए राजी नहीं थे, उन पर उन्होंने बहिष्कृत करने का आदेश लागू किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अनटचेबल नाम का ग्रंथ बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा और कहा तमाम बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया, और बहिष्कृत हुए लोग ही पूर्व के जो बुद्धिस्ट लोग थे उसको बहिष्कृत करके अछूत बनाए। जो आज के अछूत है, ये सारे देश भर के पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। पूर्व के बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने बहिष्कृत करके अछूत घोषित किया, और उसके लिए धर्म शास्त्रों का उपयोग और प्रयोग किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।
ब्राह्मण तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते रहता है जो उसके पास उसके कोई सबूत नहीं है। मैं तो डॉक्यूमेंट्री बात कह रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ लिखा 1946 को, आज तक ब्राह्मण उसका कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसमें उन्होंने कहा पूर्व के बुद्धिस्ट लोगों को बहिष्कृत करके ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। तो इसलिए साथियों, ये जो वर्णा सिस्टम विभाजित करने का ब्राह्मणों ने बनाया, जाति सिस्टम विभाजित करने के लिए ब्राह्मणों ने बनाया, और आपको एक हैरान करने वाली बात है, ब्राह्मण छोड़ के सभी जात वर्ण के लोगों को जातियों में डिवाइड किया है। पता आप लोगों को? एक ब्राह्मण छोड़कर सारे वर्ण के लोगों को जातियों में डिवाइड किया। ब्राह्मण जातियों में बटा हुआ नहीं है। ब्राह्मण चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, मछली खाया हो, मटन खाने वाला हो, या सब्जी भाजी खाने वाला हो, वो ब्राह्मण ही है। उनको कोई पाबंदी, उसको ब्राह्मण ही है। मगर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन वर्ण के लोगों को जातियों के टुकड़ों में बांटा है। समझ में आता है हमारे लोगों को ये बात? ये फैक्ट बता रहा हूं है? तो इसलिए साथियों, ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि ब्राह्मणों ने हमको बांटा। 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमको बांटा। क्षत्रियों को बांटा, वैश्य को बांटा, और आज के जितने भी जातियां हैं वो सारी जातियों को ब्राह्मणों ने बांटा। परिणाम क्या हुआ जानते हो? आज नेशनल लेवल की दो ही पार्टियां हैं। एक कांग्रेस है। कांग्रेस 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाई। हमारे भाई इधर, ये कांग्रेसी भाई आया था, इधर बोल रहा था, तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो कांग्रेस में रहे मगर थोड़ा जानकारी रख कर रहे, उधर ही रहे, जानकारी रख कर रहे कि ये जो कांग्रेस है ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाई। हमारा कल्याण करने के लिए तो नहीं बनाई, उन्होंने अपना भला करने के लिए बनाई। और इस तरह से अगर वो हमारा कल्याण करने के लिए बनाई होती तो ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से मना किया। बाबा साहब आम्बेडकर को अमेरिका में जाकर मिले कि आप कांग्रेस में आ जाओगे। नहीं, ये ब्राह्मण महासभा है, ये कांग्रेस जो है ये ब्राह्मण महासभा है, इसमें हम लोग आने वाले नहीं है। ज्योतिराव फुले ने पहली बार इस बात को जाना और इस आंदोलन को शुरू किया, और उस आंदोलन के बदौलत ही बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन आगे बढ़ा, और उस आंदोलन के बदौलत ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान में हम लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। ऐसे ही संविधान नहीं आया है। संविधान जो है उसके पीछे बहुत लंबा आंदोलन है। वो आंदोलन के आधार पर ये संविधान आया है, और आंदोलन अगर नहीं होता तो ये संविधान लागू नहीं होता। ये आंदोलन की बदौलत संविधान आया, और संविधान ने भारत के इतिहास में 3000 साल के इतिहास में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग समान माने जाएंगे, एक डिक्लेरेशन किया। जबकि मनुस्मृति का यह कानून था कि ब्राह्मणों के सामने सभी नीचे माने जाएंगे।
एक कानून था मनुस्मृति का, उसे बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के आधार पर घोषित किया कि सारे इंसान बराबर घोषित किए जाते हैं और सभी लोगों को बराबरी का अधिकार होगा, और बराबरी के अधिकार के तहत आप लोगों को वोट का अधिकार मिला। और उसके लिए कसौटी क्या थी? चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अतिशूद्र हो, अछूत हो, आदिवासी हो, नोमिडिक ट्राइब हो, घुमंतु जाति के लोग हो, सभी लोगों के लिए कसौटी क्या थी? वोट की 21 साल की उम्र, वो कौन से जाति का है, कौन से वर्ण का है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है। ये बाबा साहब आम्बेडकर का चमत्कार था। आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा, इंग्लैंड जो इतना एडवांस कंट्री थी, वहां भी एडल्ट फ्रेंचाइज लागू नहीं था। अरे एडल्ट फ्रेंचाइज तो दूर की बात, वहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। तो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा। ये आंदोलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा खड़ा किया गया। ये आंदोलन हमारे लोगों के द्वारा खड़ा किया गया और ये अधिकार हमारे लोगों के द्वारा हासिल किया गया। तो ये अधिकार जो हासिल किया गया, तो आपको सुनकर और हैरानी होगी कि 84 तक वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। अभी भी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का, शासक बनने का। तो हमारे लोगों की समझदारी 84 तक कितनी थी? शासक चुनने का। तो हमारे लोग क्या सोचते हैं? अरे बनना हमारा थोड़ी काम है। हमारे लोगों की औकात बता रहा हूं कितनी थी। वो क्या सोचते थे? अरे हमारा थोड़ी बनने का औकात है। 84 तक ऐसा सोचते थे हमारे लोग, पढ़े लिखे। अरे बनना थोड़ी हमारी औकात है। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और घोषित किया कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है। आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, रिकॉर्ड बता रहा हूं। 84 में काशीराम जी ने 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो 84 तक हम क्या सोचते थे? शासक चुनना, वोट के अधिकार में चुनना और बनना 2 अधिकार शामिल थे। तो हमारे लोग 84 तक दूसरों को ही शासक चुनते थे। 84 में पहली बार संगठित रूप से हमारे लोगों ने शासक बनने का कि हमारा ये भी अधिकार है, ये उन्होंने घोषित किया। और उसी की बदौलत 4 बार काशीराम जी ने मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। भारत के प्रधानमंत्री के बाद ताकतवर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होता है और ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही दिल्ली पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं, ये बात संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जब हमारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता था, तब उन्होंने इस बात को लागू करने की कोशिश की और इस अधिकार का उपयोग और प्रयोग जो है वो शुरू हुआ। और जब 84 में काशीराम जी ने शासक बनने का ऐलान किया, तब जिन लोगों ने हमारे लोगों को केवल शासक चुनने के अधिकार तक लिमिटेड किया था, उन लोगों को मैसेज गया, अरे ये तो अब शासक बनना चाहते, अरे ये तो अब शासक बनना चाहते हैं। इसलिए
84 में काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा तो शासक बनना चाहते हैं, तब 84 में ईवीएम मशीन लाने का फैसला हुआ। कितने लोगों को पता है कि 84 में ईवीएम मशीन लाने का काम शुरू हुआ? एक आदमी को मालूम है, और उसको भी शायद मेरा ही वीडियो ऑडियो सुना होगा, दूसरे ने किसी ने बताया ही नहीं आज तक। तो साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बात हम लोगों को समझने की है, जानने की है कि इस तरह से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन 84 में लाई गई, और 84 के बाद लगभग 20 साल तक सारे देश भर में, सबसे पहले केरला में इसका प्रयोग शुरू हुआ, और तमाम देश भर में जब इसका प्रयोग किया गया, प्रयोग करने के बाद घोटाला करने वाली एक मुकम्मल ईवीएम मशीन कैसे बनाई जा सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। 20 साल मशीन का उपयोग किया, प्रायोगिक उपयोग किया। प्रायोगिक उपयोग करने के बाद, प्रयोग करने के बाद, 20 साल प्रयोग करने के बाद किस तरीके से ईवीएम मशीन बनाई जाए जिससे वोटों की चोरी की जा सके, तो 20 साल प्रयोग करने के बाद 2004, 84 तो 2004 हो गया 20 साल। पहली बार 2004 को 100% ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ। तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2009 फिर कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस को ही मालूम था, कांग्रेस ने ही मशीन लाई थी। जब 2009 को भी सरकार आई और लाल कृष्ण आडवाणी को चुनाव में हरवाया गया, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को इस काम पर लगाया कि जांच करो, पता करो ये कैसे हुआ। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा किए ईवीएम मशीन के घोटाले के, और वो घोटाले के सबूत इकट्ठा करने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, फेयर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी, इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अखबारों के किसी भी पेपर में, टीवी के किसी भी चैनल ने इस खबर को दिखाया नहीं। इस खबर को फ्रंट पेज पर छापी जाने वाली खबर थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, अखबार वालों ने अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। फ्रंट पेज पर तो छोड़ो, अखबारों वालों ने पिछवाड़ों में भी नहीं छापा। जो अखबार वाले अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं मैं, किसी ने एक लाइन की खबर नहीं छापी।
फ्रंट पेज पर छापने वाली खबर, एडिटोरियल लिखने वाली खबर, साइड लेख लिखने वाली खबर ब्लैकआउट कर दिया, छापा ही नहीं। छापा नहीं तो किसका नियंत्रण है मीडिया पर? मीडिया पर दो लोगों का नियंत्रण है, एक उद्योगपतियों का, दूसरा पत्रकारों का। उद्योगपति बनिया, पत्रकार ब्राह्मण। तो इन लोगों ने ये खबर ही छापने नहीं दिया, छापा ही नहीं। इसका मतलब है जिन्होंने इस खबर को नहीं छापा उनको मालूम था ईवीएम में घोटाला होता है, हम लोग ही कर रहे हैं और अल्पसंख्यक लोगों का बहुसंख्यक लोगों पर राज स्थापित कर रहे हैं। उनको मालूम था, इसीलिए इस खबर को नहीं छापा। उनको लगा अगर ये छाप देते हैं तो सारे देश के लोगों को खबर हो जाएगी और सारे देश के लोग बवाल खड़ा कर देंगे। अगर सारे देश के लोग बवाल खड़ा करेंगे तो ईवीएम मशीन केवल आउट ही नहीं होगी, ये भगा दी नहीं जाएगी, बल्कि बैलेट पेपर पर भी आ जाएगा। तो इस बात को प्लान बनाकर इस खबर को उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया। इस ब्लैकआउट की वजह से क्या हुआ? ब्लैकआउट की वजह से हैरान करने वाली बात बता रहा हूं, ईवीएम मशीन अभी भी बरकरार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, डॉक्यूमेंट्री कह रहा है, 8 अक्टूबर 2013 के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ये कह रहा है, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग और तमाम लोग यहां सुनने देने के लिए, आने के लिए लोगों को रोक रहे हैं, तो मैं कोई हथियार बांटने के लिए नहीं आया हूं। मैं बोली बोलता हूं, गोली नहीं चलाता। समझ क्या बोल रहा? मैं बोली बोलता हूं, गोली नहीं चलाता। मगर जो बोली बोलता हूं वो गोली से ज्यादा खतरनाक होती है। उनको लगता है अरे तो मालूम हो जाएगा, आपको जानकारी देने के लिए भी राजी नहीं। ज्ञान देने की बात नहीं कह रहा हूं, ज्ञान दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जानकारी, दूसरे नंबर पर ज्ञान। जानकारी देने के लिए भी कि लोग जानकारी भी ना ले, उनको जानकारी भी ना मिले। मुझे कोई भी इस तरह के कार्यक्रम लेने से रोक नहीं लगा सकता। मैं कभी किसी पुलिस की और किसी सरकार की नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान के 19 आर्टिकल के तहत सभा लेना, सम्मेलन लेना, कार्यक्रम करना, संगठन बनाना, संचालन करना, ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है। मैं कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है, मैं कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है, ये किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है। मैंने कभी किसी पुलिस की और किसी राज्य की बात को नहीं माना। ये हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार रोकने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है, राज्य सरकार के पास कहां है? तो इसलिए, और उनको मालूम है मोहम्मद मेहराम तो लकड़ी लेकर भी नहीं चलता, तो रोकने का कोई आधार भी नहीं है कि भाई ये हथियार लेकर चल रहा है और ये होगा और वो होगा। ऐसा कोई बात मैं करता नहीं हूं। तो इसलिए मुझे ये बात या बोली कहने के लिए कोई सरकार नहीं रोकती है, ना रोक लगा सकती है, मैं मानता ही नहीं हूं। अगर लोगों ने, सरकार ने रोकने की कोशिश की तो हम लोग प्रतिरोध करते हैं, तो प्रतिरोध का दो परिणाम होते हैं, या तो उनको कार्यक्रम करने देना पड़ता है या तो हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन से बात ज्यादा फैल जाती है, आंदोलन से बात ज्यादा फैल जाती है। अगर मुझे रोकने की कोशिश की, मैं दूसरे दिन आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं, भारत बंद हो जाता है। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
50 साल तक संगठन बनाने के लिए मेहनत की, वो खड़ी हो जाती है और लोगों को भी लगता है कि बात सही है, इसमें गलत क्या है? ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये लड़ाई हमारी है। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये शासक बनने का और शासक चुनने का अधिकार उसमें शामिल है। हम लोग पहले दूसरों को शासक चुनते रहे, आज हमारे लोगों में ऐसी भावना आई है कि हम लोग शासक बनना चाहते हैं। अभी हम लोग शासक बनना चाहते हैं, इसलिए शासक बनने के लिए एकजुट कर रहे हैं। सारे देश भर में शासक बनने के लिए एकजुट कर रहे हैं और इसलिए सारे देश भर में अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अगर हम चाहे तो कम से कम 450 लोकसभा के कैंडिडेट में खड़ा करवा सकता हूं। 450 लोकसभा में लोग खड़े कर सकता हूं। इतना नेटवर्क फैला हुआ है। 543 में। और आप लोग बोलेंगे इतने कैंडिडेट का, अरे मेरे पास कम से कम 1 यूनिट में कार्यकर्ता होते, उसमें से किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर दो। उसमें खड़ा करने के लिए क्या लगता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के लोगों को डिपॉजिट की पैसा भी कम लगता है? आधा लगता है। और मुझे तो देखो, मैं किसी से, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं बगैर पैसे से ही सारे देश भर में आंदोलन चल रहा हूं। कोई टाटा, बिरला, अंबानी से पैसा लेता नहीं हो। सारे देश भर में अभी कल बॉम्बे में कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, बड़ी रैली थी, तो लोगों ने वहां मुझे 25 लाख रुपए दिया। लोगों से चंदा करके 25 लाख रुपए दिया। तो मुझे तो कोई पैसा नहीं चाहिए, ये तो सारा पैसा आंदोलन के लिए लगता है। मुझे ए शर्ट पैंट देख रहे हो क्या? ये भी लोगों का दिया हुआ है, तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ आपके यहाँ आया, तो आया तो खाना भी आप लोगों ने खिला दिया, जाने आने का खर्चा भी आप ही लोग करते हो, तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं। संगठन बनाया, इसमें बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, संगठन से 5 साधन हमको मिलते हैं: बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम। और ये 5 साधन के आधार पर हम सारे देश भर में अपना आंदोलन चला रहे हैं। ये स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन चला रहे हैं। हमको टाटा, बिरला, अंबानी से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए ये इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया। 2030 तक 6 लाख गांव का आंदोलन होगा, और जब जन आंदोलन होगा तो आप अंदाजा लगाओ, 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने, गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ का आंदोलन शुरू किया था। आप थोड़ा इतिहास भी थोड़ा जान लो। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के रैली में चले जाओ, भारत छोड़कर चले जाओ। तो सारे देश भर में इतना विशाल आंदोलन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने जाने का फैसला किया। अब ब्राह्मण मुझे कह रहे हैं अंग्रेजों के लिए तो इंग्लैंड था, यहां से जाने के बाद हम इंग्लैंड जा, हम कहां जाए? वो मुझे मैसेज दे रहे, ब्राह्मण लोग बोल रहे भी हम कहां जाए। तो हमने उनको कहा भी, डीएनए वाले तो कह रहे यूरेशिया में आपकी जगह है। अस्किमोजी नाम का एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहां से ये लोग आए हुए हैं। तो मेरे पास भागवत जी का फोटो है, वो अस्किमोजी में गए, वहां खड़े हैं, उसका फोटो निकाला हुआ। जो उनका हिंदी का संगठक नाम का पेपर निकलता है, उसमें वो छपा हुआ है। तो वहां जाके आए कि ये वामन मेश्राम बोल रहा है अस्किमोजी हमारा वहां से आए, तो जरा जाके देख ले। तो जा, वहां फोटो निकाल करके है कि वहां जाके ऐसा नहीं, जाना ही पड़े तो फिर तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, टिकट तो निकालना पड़ेगा ना। फ्लाइट में ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं।
कहीं ना कहीं का टिकट निकालना पड़ेगा ना। जैसे मैं बॉम्बे से बाड़मेर का टिकट निकाल कर, जोधपुर का टिकट निकाल कर फ्लाइट से आया तो टिकट निकालना पड़ता है, तो कुछ न कुछ बुकिंग करना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो गांधी जी की तरह अंग्रेजों को जैसे उन्होंने कहा चले जाओ, तो मैं तो ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूं, मगर उनको ही ऐसा लगता है ये तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण लोग चले जाओ, क्योंकि ऐसा चलने से, ऐसा होने से हम लोग राज किस पर करें, पहले सवाल खड़ा हो जाएगा। आखिर हम लोगों को राज करने के लिए वो प्रजा तो चाहिए ना, हम ही अपने ऊपर राज करें मजा नहीं आएगा। हम लोगों को राज किस कर करे, तो कोई न कोई प्रजा जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2030 तक हम अपनी आजादी हासिल करने लायक हो जाएंगे। आपको आपके जिले में गांव तक संगठन बनाओ। दूसरी बात, गांव तक संगठन बनाते वक्त ध्यान रखो कि 3.5% जो ब्राह्मण हैं उनको छोड़कर तमाम लोगों का संगठन बनाओ। जो राजस्थान के क्षत्रिय लोग हैं ये हिस्टोरिकली नाग लोग हैं, और नाग लोगों को ही सारे देश के जो जाति के टुकड़े बनाए हैं वो सारे टुकड़े उन्हीं लोगों ने बनाए, ब्राह्मणों ने 3.5% ब्राह्मणों ने बनाए। और वो टुकड़े जिन्होंने बनाए उनके कोई टुकड़े नहीं है, ये सबूत के तौर पर दे रहा। ब्राह्मणों ने सभी के टुकड़े बनाए, ब्राह्मणों के टुकड़े नहीं है। ब्राह्मण हर जगह ब्राह्मण है, बाकी तमाम वर्ण के लोगों को टुकड़ों में बांटा। सबूत के तौर पर बता रहा हूं, यही लोग विदेशी है, बाकी कोई विदेशी लोग नहीं है। तो इन लोगों से हम लोगों को केवल सावधान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को इनसे आजादी हासिल करने की आवश्यकता है, और ऐसा काम हमको आने वाले समय में करने की जरूरत है। साथियों, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये भी जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि इस देश में जो दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, तो दयानंद सरस्वती जी गुजरात के, उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। या हमारे बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, तो ये जो मुस्लिम लोग यहां पर है ये उन लोगों ने दीवी गाली है ऐसा नहीं कह रहे। जो लोग विदेश से आए उन लोगों ने हिंदू नाम का जो शब्द है उनका कहना है, दयानंद सरस्वती का, कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। तो जब मैंने एक वीडियो बनाया, आरएसएस के लोगों ने सुना और गुजरात के लोगों ने सुना, ब्राह्मणों ने सुना, तब उन्होंने कहा क्या कहा? नहीं हम हिंदू नहीं। जब मैंने कहा रे तुम अपने को हिंदू कह रहे हो, हमको भी हिंदू कह रहे हो, तुम्हारा दयानंद सरस्वती कह रहा है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, तो उन्होंने कहा नहीं हम हिंदू नहीं है। तो फिर कौन हो? तो कहा नहीं हम सनातन। नया शब्द आ रहा है आजकल अखबारों में, आप लोग देख रहे होंगे टीवी में, ये नया शब्द जो आ रहा है सनातन, तो मेरी वजह से आया। आप लोग को मालूम नहीं, इसके बैकग्राउंड बता रहा हूं। ये जो सनातन शब्द है ये मैंने सवाल उठाया, तो इस वजह से नहीं हमारा हिंदू नाम नहीं है, ये तो मुसलमानों की दीवी गाली है। तो मैंने पूछा क्या नाम है फिर तुम्हारे धर्म का? आके सनातन है। अच्छा, उन्होंने कहा भी क्या नाम है? कहा सनातन। तो मैंने उनको कहा अरे ये तो बुद्ध के प्रवचन में है, बुद्ध ने धम्मपद में एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है, ये प्रवचन में कहा है, ये तो बुद्ध का है। तुमने ये सनातन शब्द बुद्ध से चुराया, तुम्हारा क्या है? बुद्ध वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, जो मूल रूप से ब्राह्मणों का धर्म है, उस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। आप लोगों को जानने की जरूरत है, जो मैं बताना चाहता हूं।
ब्राह्मण लोग अपने मूल नाम से उस धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों को कहा, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। आपके धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है, आप ब्राह्मण धर्म के नाम पर इसका प्रचार करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आप अपने धर्म का मूल नाम जो है ब्राह्मण धर्म, उसके नाम से प्रचार करने के लिए आपको क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आपके धर्म का मूल नाम ब्राह्मण धर्म है। ये ब्राह्मण धर्म ये नाम क्यों आया? क्योंकि उनके धर्म में ब्राह्मणों को सर्वोपरि सबके सर पर बिठाया गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म पड़ा। अगर इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म पड़ा तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस धर्म का मूल नाम ब्राह्मण धर्म है, मगर ब्राह्मणों को क्या लगता है वो आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण अपने धर्म का, ब्राह्मण धर्म का प्रचार क्यों नहीं करता है? तो वो क्या कहता है, बोलता ये अंबेडकर की वजह से हम लोग बहुत संकट में फंसे हुए हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज अगर लागू नहीं होता तो हम अपने को ब्राह्मण धर्मी मानते, मगर जब से भारत के संविधान ने प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार सब लोगों को दे दिया, अगर हम अपने आप को ब्राह्मण धर्मी कहना शुरू करेंगे तो हमारी संख्या तो 3.5%। तो फिर लोग बोलेंगे तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है तो तुम्हारा है तो देख लो, हमें क्या लेना देना। तो ये ब्राह्मण धर्म छुपाने के लिए हमने हिंदू शब्द लाया। ब्राह्मण धर्म शब्द जो है ये छुपाने के लिए हमने हिंदू शब्द लाया। तो वामन मेश्राम ने फिर हमको संकट में डाला कि अरे हिंदू शब्द तो मुसलमान की दी हुई गाली है। ये दयानंद सरस्वती कह रहा है तुम्हारा धर्म गुरु, तो फिर दूसरा संकट खड़ा हो गया, साला अब ये भी शब्द यूज नहीं कर सकते। तो तीसरा शब्द यूज किया कि ये धर्म सनातन है, तो ये वामन मेश्राम ने लाया, ये तो बुद्ध का प्रवचन है, ये तो धर्मो सनातन हो, ये धर्म सनातन है। तो मैं ब्राह्मणों को अनुरोध करता हूं कि आप अपना जो धर्म है ब्राह्मण धर्म, वो उसी का प्रचार करो। आपको मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। आप लोकतंत्र का काम छोड़ दो। लोकतंत्र का 3.5 है, ये बात सही है कि 3.5% लोग ब्राह्मण है। 3.5% संख्या के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता। गांव का सरपंच बनने का सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे नॉमिनेट करेगा? जैसे नरेंद्र मोदी है, ये तो ब्राह्मणों के, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। हमारे कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि रियल रिप्रेजेंटेटिव होना और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह सवाल आया था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह सवाल उठाया था कि हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। कितने लोगों को समझ में आता है नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री का अर्थ? मैं आपको बताता हूं नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है कि नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया। नरेंद्र मोदी सारे फैसले कर रहा है, वो ओबीसी है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है। अरे समझ में आ रहा? ओबीसी है, नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी को पूछो भारत में कुत्ते कितने हैं, कहा संख्या मेरे पास है। नरेंद्र मोदी को पूछो गधे कितने हैं, कहा संख्या मेरे पास है। नरेंद्र मोदी को पूछो जंगली जानवर कितने हैं, कहा संख्या मेरे पास है। यानी नरेंद्र मोदी को देसी जानवर और जंगली जानवर दोनों के आंकड़े हैं, मगर ओबीसी जिस जाति का वो है उसके आंकड़े उसके पास नहीं है, क्योंकि जानवर की गिनती करने का अधिकार मोदी के पास है, ओबीसी की गिनती करने का अधिकार मोदी के पास नहीं है, क्योंकि फैसले करने का अधिकार
आरएसएस के पास है, ब्राह्मणों के पास है। इसलिए आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। जो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री होता है उसके पास फैसले करने का अधिकार नहीं होता है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला नरेंद्र मोदी कर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण आरएसएस के पास फैसले करने का अधिकार है। ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो फिर तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल करिए। तो बहुत सारे लोग डरते रहते हैं नरेंद्र मोदी को, तो मैं तो गुजरात में जाकर के ये बात कह के आया हूं। गुजरात में मुझे जेल में डाला गया। रात के 2 बजे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया। रात के 2 बजे मुझे जगाया और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने मुझे क्या कहा कि सरकार को पश्चाताप हो रही है। मैं किस बात का? कि आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों? कहा कि अरेस्ट करने की वजह से सारे देश के पुलिस चौकियों के पास आपके लोग खड़े हो गए और वहां से इंस्पेक्टरों के टेलीफोन हमारे पास आ रहे। अरे तुमने क्या किया गुजरात में? साला गुजरात की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सारे देश के पुलिस चौकी के सामने इन्होंने लोगों ने घर लगा दिया। गुजरात ने मुझे अरेस्ट किया, सारे देश के पुलिस चौकी के पास हमारे लोग घुस गए, तो वहां से इंस्पेक्टरों के टेलीफोन आ रहे, तब उनको मालूम हो गया अरे साला तो अरेस्ट करना तो ज्यादा लोकप्रियता हो गया है वामन मिश्रा। गांधी जी को अंग्रेज लोग जितने बार जेल में लेके जाते, उतने बार गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा चले जाओ, तो फिर जाना पड़ा। जेल में जाते जाते, क्योंकि हमने चोरी नहीं की, हमने चकारी नहीं की, हमने ठगी नहीं की, और इसके बाद भी अगर कोई हमको जेल में लेकर जाता है तो भारत के अंदर सहानुभूति की लहर दौड़ जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सहानुभूति में लोगों ने राजीव गांधी को इतना वोट दे दिया, साला 413 लोकसभा की सीटें चुनकर आई। भारत में सहानुभूति की लहर बहुत तेजी से दौड़ती है। इसलिए अगर कोई हमें जेल में लेकर जाए तो हमारे भी समर्थन में सहानुभूति बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने तो कोई चोरी चकारी की नहीं, ठगी तो हमने की नहीं। इसलिए हमें कोई जेल में लेकर जाने के लिए उनको बड़ा डर लगता है कि तो महान हो जाएगा। अगर ये महान हो गया तो फिर चले जाओ का नारा दोबारा लग सकता है, तो ये लोगों को खतरा लगता है। इसलिए साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये लोग हम लोगों को इस देश में ईवीएम के द्वारा शासक बनने से रोकना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं, इसको रोकने का तरीका बताकर समाप्त करता हूं। 15 लाख बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ने की कमेटियां बनाओ। पब्लिक में बोल रहा हूं, फोड़ने के लिए कमेटियां बनाओ, ऐसे कह रहा हूं। तो ये कानूनन अपराध है। और फिर भी कह रहा हूं, ये बात मैंने पब्लिक मीटिंग में कही, ये तो हॉल के अंदर है लगभग, तो पब्लिक मीटिंग में कही, ये बात गैर कानूनी है कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख कमेटियां बनाओ। और 15 लाख कमेटियां बन गई, इसको हम 3-4 दिन पहले, फोड़ने के पहले घोषित कर देंगे कि बन गई। ये सारे देश भर में शुरू हो गया कमेटियां बनाना। अगर ऐसा जाहिर हो गया तो चुनाव आयोग ही बैलेट पेपर लागू कर देगा। कैसे? आप लोगों को थोड़ा बताता हूं, क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। देखो, बैलेट पेपर का चुनाव और ईवीएम मशीन का चुनाव कैसे होता है। ईवीएम मशीन 6 महीने पहले खरीदना पड़ती है। बैलेट पेपर कब छपते मालूम है? फॉर्म आखिरी भरने के बाद छपाई को जाता है।
कैंडिडेट का आखिरी फॉर्म, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पुराने कर्मचारी है, उन लोगों को मालूम है, जिस किसी का भी आखिरी फॉर्म भर जाता है और वो क्लियर हो जाता है, वो क्लियरेंस होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है और उसके बाद बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए 6-6 महीने से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान काम है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम मशीन को अब रोकना संभव नहीं है। ईवीएम मशीन की 6 महीने पहले तैयारी करना पड़ता है, बैलेट पेपर की तैयारी 6 महीने से करने की जरूरत नहीं है। चुनाव की तैयारी हो सकता है 6 महीने पहले हो जाए, मगर बैलेट पेपर की तैयारी तो फॉर्म भरने के तुरंत बाद जो है, आखिरी कैंडिडेट का फॉर्म क्लियर होने के बाद में छपाई का ऑर्डर होता है और छपाई होके हमारे देश में चुनाव हो चुके हैं, कई और सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं। इसलिए बैलेट पेपर आखिरी दौर में भी चलाया जा सकता है। और अगर मान लो हम लोगों ने 15 लाख बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ने वाली कमेटियां बनाई और चुनाव आयोग को मालूम हो गया कि ये फोड़ने वाले लोग हैं, इनको जेल में जाने के लिए डर नहीं है। जब एक आदमी फोड़ता है तो उसको सजा हो सकती है, जब 15 लाख लोग ईवीएम फोड़ेंगे किसी को सजा नहीं होगी। वकील साहब बराबर बोल रहा हूं ना, वकीलों का भी रेफरेंस दे रहा। 15 लाख पर केस चलती है क्या? पुलिस वाले 15 लाख पर कागज कोर्ट में दाखिल करेंगे? और फिर ये पॉलिटिकल इश्यू है, एक क्रिमिनल इश्यू नहीं है, एक पॉलिटिकल इश्यू है। ये लोग जेल में जा रहे हैं, जो लोग वोटर्स है वो बोल रहे हैं हमारा बैलेट पेपर से करवाओ, उनका अधिकार है। जो वोट देने वाले लोग हैं उनका अधिकार है। कितने लोगों को पता है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, कानून बना हुआ है, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव करने की व्यवस्था आज भी बरकरार है। ईवीएम मशीन से चुनाव करवाया जाता है और आज भी कई जगह बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया जा रहा है। तो बैलेट पेपर पर पाबंदी नहीं है, ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर है कि वो चाहे तो ईवीएम से करवा सकता है, वो चाहे तो बैलेट पेपर पर करवा सकता है। तो ये बैलेट पेपर पर नहीं करवा रहे हैं क्योंकि चोरी करके उनको चुनाव जीतना है। मोदी जी ने 400 सीटों का घोषणा किया, अभी चुनाव बाकी। तो चुनाव अधिकारियों ने मोदी जी को कहा, मोदी जी ये 400 का आंकड़ा ठीक नहीं है। तो कहा कितना? 370 का। सुधार कर लिया उन्होंने कि हमने 370 पर सेट कर दिया है। 400 पहले 400 बोलते थे, अभी आजकल आप मोदी जी को सुन रहे होंगे, अभी 370 बोल रहे हैं। बात समझ लोगे? हो गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनको कहा कि 400 मत बोलो, 370 बोलो। अभी मोदी जी 370 बोल रहे। अब चुनाव होना बाकी है और पहले ही 370 उनकी सीटें आ गई है। तो ये सारा खेल जो है वो चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चुनाव में अगर इस तरह का खेल खेला गया तो चुनाव बाद राष्ट्रव्यापी हिंसा होगी। अगर लोगों के वोटों की चोरी हो रही है, लोग जिसको चुनना चाहते हैं उसको रोका जा रहा है, जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही सरकार बना रहे हैं, तो लोगों की इच्छा के विरोध में है। और लोगों की इच्छा के विपरीत अगर होगा तो सारी देश भर में हिंसा होगी। मैं ये सरकार को और चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं। हम लोग इस देश में शांतिपूर्ण बदलाव का, भारत की प्रजा को जो अधिकार संविधान ने दिया उसको बरकरार रखा जाए और लोगों को सरकार को चुनने दिया जाए। ईवीएम मशीन को सरकार को चुनने देने का अधिकार नहीं है, लोगों को चुनने देने का अधिकार है। इस अधिकार को छीनने का काम ना किया जाए। इसलिए साथियों, ये हम लोग चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से इसको करने की कोशिश की गई तो इसको हम आखिरी दम तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको रोकने का तरीका दोबारा बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 15 लाख बूथ कमेटियां बनाओ। इसकी खबर जैसे ही जाहिर होगी, चुनाव आयोग ईवीएम का त्याग कर देंगे और बैलेट पेपर पर आ जाएंगे। और अगर मान लो वो ऐसा नहीं करते हैं तो ईवीएम फोड़ने का आदेश 3 दिन पहले आपको मैं दूंगा। आपको ईवीएम फोड़ने का है, 3 दिन पहले बोलूंगा तो बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मगर इन लोगों ने ऐसा ही अगर किया तो फोड़ने से किसी को जेल होने वाली नहीं है। ये पॉलिटिकल इशू है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, चुनाव होगा, बैलेट पेपर पर ही होगा और सरकार बदल जाएगी। ये दावे के साथ बोलता हूं, सरकार बदल जाएगी। इस मुद्दे पर मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऑल अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं ना, इंडिया गठबंधन, वो लोग भी अभी धीरे धीरे इसी लाइन पर आ रहे हैं कि इनको रोकना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके रोकना तो पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, इंडिया गठबंधन बनाने वाले एक बड़े लीडर है पवार साहब, तो मेरे इस आंदोलन में शामिल है। कल के भाषण में भी उन्होंने कहा ईवीएम मशीन के बारे में जनता के मन में आशंका है। कल का भाषण, इस समस्या का समाधान करना होगा, ये उन्होंने कल कहा। तो इसलिए आने वाले समय में आप लोगों को केवल अपने जिले में जितने बूथ है, 1,500-2 हजार होंगे, ज्यादा नहीं होंगे आपके जिले में, लोकसभा में, इतने आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारा विशाल 15 लाख बूथ का संगठन होगा। अगर ईवीएम मशीन हट जाती है तो इस देश में 15 लाख बूथ के आधार पर विशाल संगठन होगा और विशाल संगठन के आधार पर हमारा समाज, इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज शासक वर्ग होगा। शासक वर्ग होने का ये रास्ता है, तरीका है, ये बता रहा हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।